नमस्कार, आप सबका स्वागत है एज द स्ट्रेस मैनेज एग्जाम स्ट्रेस विद बीबीआरएफआई के इस वेबिनार में। यह वेबिनार ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। मैं मानवी भारद्वाज। और मैं ऋषभ कुमार आज के डिस्कशन में आपका मॉडरेटर हैं। ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक रिसर्च ट्रस्ट है जो मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करता है। सन 2014 से हम मानसिक स्वास्थ्य और समृद्धि के बारे में आम जनता के बीच वर्कशॉप्स, लेक्चर्स और ट्रेनिंग सेशंस के द्वारा जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम साइकोथेरेप्यूटिक सर्विसेज और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की भी सेवाएं सब्सिडाइज दामों में मुहैया कराते हैं। परीक्षा का नाम सुनते ही घबराहट, चिंता, तनाव। एग्जाम्स के समय में बच्चों पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। जैसे जैसे परीक्षा पास आती जाती है, बच्चों और उनके माता पिता पर दबाव बढ़ता जाता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बोर्ड की परीक्षाएं काफी नजदीक आ गई हैं और पिछले ही हफ्ते से जेई की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे समय में बच्चे तनाव महसूस करते हैं। इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से कैसे हैंडल करें, ये हम आज के इस वेबिनार में समझने की कोशिश करेंगे। हमने अपने दर्शकों से उनकी चिंताओं और सवालों को साझा करने का अनुरोध किया था और हमें आपके रिस्पॉन्सेज और सवालों के रूप में जो समर्थन मिला है, उसके हम तहे दिल से आभारी हैं। अब मैं हमारे साथ मौजूद हमारे पैनलिस्ट्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं बीबीआरएफआई की चीफ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस प्रियंका पांडे। उन्होंने अपना एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है और वे आरसीआई के अंडर रजिस्टर्ड एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। मिस पांडे का मेंटल हेल्थ की फील्ड में 13 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं बीबीआरएफआई की कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस सुरभि गुप्ता। मिस गुप्ता ने अपना एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है और वे आरसीआई के अंडर रजिस्टर्ड एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। हमारे दोनों ही पैनलिस्ट्स का अनुभव आज के वेबिनार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए मिस प्रियंका पांडे और मिस सुरभि गुप्ता का जोरदार स्वागत करें। अब अब मेरे साथी ऋषभ आपको सवालों की ओर ले जाएंगे। Now let's start getting the answer one by one. The first question is that एग्जाम के दौरान स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। जैसे कि मेरे केस में एग्जाम एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण मुझे पेट में जलन जैसे फिजिकल सिम्टम का सामना करना पड़ता है, जो कभी-कभी बहुत ही परेशान करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर कुछ और ही कहता है। इसको रिड्यूस करने के लिए आपका क्या सुझाव है? थैंक यू ऋषभ। ये सवाल बहुत अच्छा है और आप आजकल के बच्चों के लिए या जो भी स्ट्रेस फील करते हैं ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स टाइम, तो उसमें क्या होता है, ये चैलेंजेस हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस करता है। तो जब बात आती है मैनेजमेंट की, सो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें जो भी स्ट्रेस एग्जाम के टाइम फील हो रहा है, जैसे कि आपने बताया एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स बताएं कि हमारी एंजाइटी साइकोसोमेटिक फॉर्म में कैसे मैनिफेस्ट करती है। मतलब कि ये बहुत ऑब्वियस देखा जाता है बच्चों में कि हम लोग भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने लाइफ में। सो इसके जो रीजंस हैं वो कहीं ना कहीं ये है, सबसे बड़ा एक फियर, एक जो डर जो बच्चों के मन में बना रहता है। अब वो डर किन्हीं भी कारणों से हो सकता है कि उसको ये महसूस हो कि उसने अभी जो तैयारी करनी थी वो उस प्रकार से नहीं की है, उस ढंग से वो तैयारी नहीं हुई है, या उसको इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाता, या फिर कहीं ना कहीं उसके खुद के साथ एक एक्सपेक्टेशंस है, जो उसे ऐसा लगता है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फैमिली में तो सब कंपेयर करेंगे ही, बोलेंगे ही, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स की तरफ से भी जो प्रेशर है, तो एक लोगों का जो प्रेशर है वो भी उसके मन में कहीं ना कहीं डर का भाव पैदा करता है। और या हो सकता है उसका कोई अपना ही एक एक्सपीरियंस भी रहा हो पुराने एग्जाम्स को लेके कि मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हो, तो ये जो डर है, फेल हो जाने का एक डर है, इस तरीके की जो संभावनाएं रहती हैं वो कहीं ना कहीं एक डर पैदा करती हैं, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स को क्रिएट करती है। और कहीं ना कहीं एक चीज और हमें समझनी जरूरी है कि
जो भी बच्चा या जो भी इंसान जो एग्जाम्स के टाइम प्रिपरेशन करता है या एग्जाम के लिए जो भी स्ट्रेस वो फेस करता है, कहीं ना कहीं उसको ये समझना है कि या तो वो अपनी चीजों को सीखने के लिए वो सब चीजें कर रहा है या किसी को साबित करने के लिए कर रहा है। सो वो एक माइंडसेट की बात है, क्योंकि जो माइंडसेट चेंज होगा उससे आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो जो बच्चे साबित करने में लगे रहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा साबित करना है, मुझे बहुत ही अपने दूसरे फ्रेंड से ही आगे बढ़ना है, या फिर कहीं न कहीं मुझे जो अपने साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे पूरी करनी है। तो जो साबित करने में जितना आपने खुद में याद किया होता है, खुद में पढ़ा होता है, वो भी आप भूल जाते हो। सो एग्ज़ाम हमारे पूरे टाइम का जितना भी हमने पढ़ाई की है, वो साल की हो या 6 मंथ्स की हो, उसमें हमने क्या किया है, क्या सीखा है, उसका एक रिज़ल्ट है। सो ये अगर माइंडसेट हम चेंज करके चले, ये माइंडसेट रख के चलें, तो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी और डिप्रेसिव जो सिम्पटम्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो कहीं न कहीं कम हो जाएँगे। Thank you, ma'am, for your answer. My next question is from Surbhi ma'am. तो ये सवाल किया है रिया ने कि हाउ टू स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि पढ़ते टाइम बहुत सारे विचार मन में आते हैं, जैसे कि क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगी, जो मेरी पढ़ाई को और मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? राइट। रिया, पहले तो आप खुद को अकेला ना समझें, क्योंकि ये बहुत कॉमन एक फीलिंग है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फील करते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हिचएवर एग्जाम यू आर टेकिंग। इन सच अ सिचुएशन इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके डिस्ट्रैक्शंस कहाँ से आ रहे हैं। सो आइडेंटिफाइंग द सोर्स में हेल्प यू ऑल्सो प्रायोरिटाइज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू। In addition to that, make your learning experience more enjoyable. एज इन पढ़ाई सिर्फ एक किताब से नहीं हो सकती है। यू मे वॉन्ट टू फर्दर एक्सप्लोर द टॉपिक, कि किसी एक्सपर्ट ने अगर कोई वीडियो बनाई है उसके ऊपर, या फिर कोई पॉडकास्ट बना है उसके ऊपर, तो आप इंफॉर्मेशन को अपने अलग अलग सेंसेस से भी इनटेक कर सकते हो। So which makes the experience richer, and you will be retaining the information not only in your short-term memory, but for a longer period of time. In addition to that, make sure that you're managing your time well. Apart from that, it's important to understand the validity of your thoughts, कि ये एविडेंस बेस्ड थॉट है या नहीं है. You may want to reflect on these thoughts not just with yourself but with the people who care for you. तो क्या सच में ऐसा है कि आप नहीं कर पाएंगे अच्छा एग्जाम में? क्या इसके खिलाफ भी कोई एविडेंस है या नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने एग्जाम में अच्छा काम किया है? So try to test the validity of these thoughts so that you are more rational with your approach. Thank you for the answer, ma'am. Now Rishabh may take the next question. का क्वेश्चन है कि मैं जानता हूं कि मैं अपने स्टडी को डिले कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इसे सही नहीं कर पाता हूं। मुझे लगता है कि मैं इस विशियस साइकिल में फंस गया हूं और मुझे नहीं पता कि इससे कैसे पार पाया जाए। सो प्लीज सजेस्ट और एनी स्ट्रेटेजी फॉर दैट कि मैं उस विशियस साइकिल से बाहर निकल सकूं। हाँ जी ऋषभ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये अक्सर बात एग्जाम्स की ही नहीं है। अक्सर लोगों की जिंदगी में देखा जाता है कि हम भी कहीं ना कहीं उस पड़ाव में निकलते हैं कि हम काम को टालते रहते हैं, है ना, और हम भी वो कहीं ना कहीं विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ये बच्चों के साथ ये इसलिए समस्या आती है, या जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं ये एक आपकी एक चॉइस है। आप जब किसी चीज को डिले करना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप उस एक्टिविटी को क्यों नहीं करना चाहते। नो, हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? जैसे कई बार क्या होता है कि हमने अपने कोई फ्रेंड्स के साथ पार्टी रखी, है ना, अब क्योंकि हम उस एक्टिविटी को, पार्टी को करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, तो हमें वेट नहीं होता है। हम उस चीज के लिए बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है काश पहले ही बुला ले सबको। तो ये हमारी एक चॉइस है कि हम प्रीपोन कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं, राइट। सो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है कि हम उस एक्टिविटी को नहीं करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो रेजिस्टेंस है आपकी,
यानी कि आप उसको कैसा देख रहे हैं, उस एक्टिविटी को, उस टास्क को कैसा देख रहे हैं। हो सकता है कि आपका उसे करते वक़्त बहुत ज़्यादा अनईज़ी, अनकम्फर्टेबल हो, मन ना लगता हो। हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो, तो आप उस चीज़ को नहीं करना चाह रहे हैं। या आपको हो सकता है बोर्डम भी हो, तो बोर्डम के चक्कर में आप उस एक्टिविटी, उस टास्क को पूरा नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं आप जब इन सब सिनेरियो से कि मन नहीं है या टाल देना, आप अब उसको बहाने से आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस की वजह से या इस तरह की जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, उसमें आप उन एक्टिविटी, उन टास्क को अवॉइड करना शुरू कर देते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। सो अगर वो टास्क आपके लिए ज़रूरी है, सो आपको पहले समझना ज़रूरी है कि वो एक्टिविटी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, सो डेफिनिटली वो प्रोक्रेस्टिनेशन से विशियस साइकिल क्रिएट होगा और आप उस विशियस साइकिल से निकल ही नहीं पाते। वो आपके कहीं न कहीं आदत में आ जाता है। सो इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट। यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ योर गोल्स कि करना क्यों ज़रूरी है। देन आपका ईज़िली जो भी आप जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो मार्क्स कम आ रहे हैं, चाहे आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जब आपका गोल क्लियर होगा, विज़न क्लियर होगा, तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप ही कहीं न कहीं आप बंद कर देंगे। Thank you, ma'am. Thank you for such a detailed answers. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सुरभि मैम से कि एग्ज़ाम एनवायरनमेंट जैसे वेटिंग रूम, क्राउडेड हॉल्स या एग्ज़ाम रूम में मेरी एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। मैं एग्ज़ाम से पहले इस तरीके की एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ? कि मतलब ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम रूम में बैठ के ट्रैप हो गए हैं, क्वेश्चन पेपर देखते ही। Okay, this is pretty interesting. यूजुअली ये जो सारे फैक्टर्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल, इवन घंटी जो स्कूल बेल होती है, डेस्क समटाइम्स, द एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग अ बस ऑन दैट मॉर्निंग, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं एग्ज़ाम के इवेंट से. सो यू मे वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं एग्जामिनेशन को लेके. अगर अनप्लेजेंट रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग हो गई है, एक एसोसिएशन बन गई है आपके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और इन फैक्टर्स से. तो जब जब आपका एक्सपोजर होगा इन फैक्टर्स से, आपको वो अनप्लेजेंट फीलिंग दोबारा ट्रिगर हो जाएगी. सो अगर रिसोर्सेज नहीं है उसको कन्फ्रंट करने के लिए, तो बेस्ट चॉइस इज अवॉइडेंस देन. इसलिए फिर बार बार मन करता है कि अच्छा ना ही हो एग्जाम, उधर जाना ही ना पड़े, छुट्टी ले लें. सो द बेस्ट वे इज टू ब्रेक दिस एसोसिएशन. तो उसके लिए आप खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो ग्रेजुअल एक्सपोजर से, कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप कन्फ्रंट करिए उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को. इसमें आप अपने टीचर की मदद लीजिए, अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए, अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए, क्योंकि वो भी समझेंगे आप जिस दिक्कत से गुजर रहे हैं. Apart from that, think about the positive experiences you've had with the examination. ज़िंदगी में सारे एग्ज़ाम तो खराब नहीं गए होंगे, 1-2 तो अच्छे गए होंगे, जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था अच्छे मार्क्स आएँगे लेकिन फिर भी आ गए. हो सकता है कोई टीचर आपको बहुत अच्छे मिली हों, जिन्होंने आपका पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनाया हो. तो उनके बारे में भी सोच सकते हैं, सारे एग्ज़ाम खराब नहीं जाते हैं. तो उस एसोसिएशन को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को भी दिमाग में रखिए. एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए. रिलैक्सेशन में जैसे कि डीप ब्रीदिंग हो गया एग्ज़ाम से पहले या फिर जाते समय भी. एक होता है हमारा प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, जिसके अंदर आप बॉडी को भी रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि एक रिलैक्स्ड बॉडी में एंग्जायटी या स्ट्रेस नहीं रहता है. So you may want to utilize these steps. Apart from that, your therapist can definitely help you beyond this. Thank you, ma'am, for the answer. And I think it would help a lot of people. Rishabh might take the next question.
My next question is from Priyanka मैम। एग्ज़ाम के दौरान कभी-कभी मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, इवन दो मैं सब कुछ जानती हूँ, सब पढ़ के गई हूँ। मैं इस तरीके की इंस्टेबिलिटी को कैसे दूर कर सकती हूँ कि मैंने जो पढ़ा है मैं उसी पे फ़ोकस करूँ? क्वेश्चन पेपर देखते ही एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता है। सो हाउ टू डील विद दैट? ये तो एक पॉजिटिव साइन है मानवी। आप सोचोगे मैम कैसे कह रही है कि पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की है। तो माइंड ब्लैंक होना ये शो नहीं करता कि आपने प्रिपरेशन नहीं की है, राइट? सो आपकी हार्ड वर्किंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो ये माइंड ब्लैंक हो जाना, है ना? हम कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम हर टाइम सिर्फ एग्ज़ाम्स, 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 हमारा माइंड जो है वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है सिर्फ बुक्स से, एग्ज़ाम्स की बातों से। कहीं अगर ज़रा-सा निकले तो उन्होंने भी वही बात कि हम अपने माइंड को लाइट ही नहीं कर पाते। मतलब कि फुल ऑफ बुक्स, फुल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, फुल ऑफ फियर्स कि क्या-क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, राइट? सो आपके हार्ड वर्क में कहीं कमी नहीं आई है, लेकिन माइंड ब्लैंक होना मतलब एक हर चीज़ का होता है ना कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो ऑब्वियसली आपको कुछ न कुछ उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो आप इतना ज़्यादा जो भी चीज़ कंज़्यूम कर रहे हो और एक ही चीज़ में ज़्यादा आपका अटेंशन है, तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स हॉल में बैठते ही आप क्योंकि वो लाइट होने वाली स्टेट आ रही होती है क्योंकि आपके अंदर जितना कुछ भी है वो आप लिखना चाहते हो कि आप देखते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आया ये भी मुझे आता है ये भी आता है तो कई बार क्या होता है कि एकदम ब्लैंक हो जाना ऐसा लगता है कि जो पढ़ा था वो भी भूल गए वो जल्दबाजी जो होती है तो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स ड्यूरिंग एग्जाम्स टाइम स्पेशली और 2-3 दिन पहले तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बुक्स के साथ जरूर रखें प्रिपरेशन भी करें लेकिन अपनी एनर्जी को चैनलाइज भी करें जो हर वक्त का होता है ना कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में लाइट रखने के लिए भी जरूरी है कि आप अपनी एंजाइटी या स्ट्रेस को चैनलाइज करते रहे सो दैट कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं वो फ्रेश माइंड से जाएं है ना? तो ये हर कोई एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में कि हमें भी क्वेश्चन होता है और हम भी भूल जाते हैं और फिर लगता है ये तो बहुत ईज़ी था, मुझे आता था। तो सच में ही आता था जब आप निकलते तो आपको सारे आंसर्स याद आ जाते हैं। नो तो कहीं न कहीं अगर आप इन एक्टिविटीज़ को छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ को 2-3 दिन अपने एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखें, स्पेशली आपका सोना और खाना तो बहुत ज़रूरी है। और जो हम ऑपोज़िट करते हैं कहीं न कहीं हम डिफ़िकल्टी वाली चीज़ें जो होती हैं, कुछ नया ढूँढ लेंगे उस टाइम पढ़ने के लिए। लगता है कि ये भी क्वेश्चन ना रह जाए। तो हमें अपने गोल सेट करने हैं कि जो हम ईज़ी चीज़ें हैं, जो हम अचीव कर सकते हैं, उसको तो हम करें और स्पेशली जब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उस टाइम तो कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नया पढ़ने की जो रहती है कि ये भी देख लें या फिर कहीं कोई एक फ्रेंड है जिससे कोई जो हमसे थोड़ा-सा ऊपर है, कॉम्पिटिशन में है कहीं न कहीं, उससे बात करके अपनी क्वेरीज़ कर ली। नो तो ये सब चीज़ें क्या है और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, बर्डन करती हैं। तो इन बर्डन से बचने के लिए 2-3 दिन का जो शुरू का है, उसमें आप अपने आप को एकदम फ्रेश माइंड रखें, ये सब छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करें, अपना अच्छा खाएँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करें, पॉज़िटिव लोगों के बीच में बैठें। कुछ अच्छे मेंटल वेल-बीइंग के लिए ऑडियोज़ होती हैं, उसके लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालें, तो इससे आपका साथ के साथ माइंड और स्ट्रेस मैनेजमेंट होता रहेगा और आप एग्ज़ाम में जो ये अगर फ्रीक्वेंटली अगर इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं, तो वो ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाएँगी। Thank you, ma'am. Thank you for such a detailed explanations. My next questions is क्या स्ट्रेस से निपटने में चाय, कॉफी और टोबैको का कोई पॉजिटिव इफेक्ट है? क्योंकि मेरा एक दोस्त है एग्जाम टाइम में सिगरेट का कंजम्पशन बढ़ा देता है। तो इस तरीके तो उससे कैसे निपटा जाए? क्या उसका कोई रोल होता है पॉजिटिव? देखिए पॉज़िटिव तो रोल नहीं है, इंस्टेंट रोल ज़रूर है। कि ये लेते ही इंस्टेंट इफेक्ट होता है और हर कोई अपनी लाइफ में आजकल लगता है कि बस जल्दी से कुछ हो जाए, कुछ जादू हो जाए जिससे स्ट्रेस कम हो जाए या फिर जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एकदम सॉल्व हो जाए। तो ये सब इंस्टेंट सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है और इसका जो इफेक्ट है, ये कहीं न कहीं आप देखोगे कि जितनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, इनमें इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कि आप एक्सेसिव कैफ़ीन ले रहे हो, आप टोबैको यूज़ कर रहे हो, आपकी स्मोकिंग बढ़ गई, या यू आर यूजिंग अल्कोहल, ड्रग्स, व्हाटएवर। सो इसका कहीं न कहीं आपके सीधे मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन के चक्कर में इन चीज़ों का यूज़ ना करें क्योंकि आप शायद मेंटली वहाँ पर जिस टाइम आप ये कंज़्यूम कर रहे हो, उस टाइम तो आप उस चीज़ से फ्री हो जाएँगे, लेकिन जब वो काम आएगा, हुँ। तो आप वो कहीं न कहीं वहीं आपको लगेगा कि जो किया था, जो आता था, वहाँ भी और ज़्यादा मैं पीछे हो गया। तो ये इंस्टेंट रास्ता ना ढूँढ के
हर चीज़ को एक प्रोसेस के थ्रू देखें और किसी चीज़ का बर्डन लेने से बेटर है कि अपने आप को आपको जितना आता है, आप जितनी चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं, वो एक लर्निंग है, उसको अपने आप से ही प्रूव करने की कोशिश मत करें। ओके, थैंक यू मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पार्टिसिपेंट का कि हमारे रिसेंट एग्जाम के दौरान मेरे फ्रेंड्स को एग्जाम स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम का अनुभव हो रहा था, जैसे कि मिचली आना और बुरी तरह के पसीने पसीने आ रहे थे। इस तरह के शरीर के रिएक्शन को कैसे मैनेज करें परीक्षा एग्जाम हॉल में? परीक्षा के दौरान काम कैसे रहा जा सकता है? ये उनका क्वेश्चन था। या देखो, जब कहीं न कहीं हमारे मन में डर आता है, एग्ज़ाम्स पेपर आता है, तो हमारा ना कॉन्फिडेंस सबसे पहले कम होने लगता है। तो जब कॉन्फिडेंस कम होगा तो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी कहीं न कहीं। तो हम सब कुछ लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि शुरुआत जो डर से हुई, डर किस चीज़ का? वही जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्रिपरेशन नहीं की। मैं नंबर कम आ गए तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा या मुझे घर में सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं और मैं फिर कंपैरिजन में आ जाऊँगा या फिर कहीं न कहीं बार-बार मुझे बोला जाएगा, टोका जाएगा। तो ये इस तरह के जो थॉट प्रोसेस है, थॉट्स आपके आप पर ज़्यादा हावी होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। सो फियर को पहले हमें रोकना है। मतलब जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को पहले हमें डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम से पहले थोड़ा-सा आप सेकंड्स का या जो भी 1 आधे मिनट का आप कर सकते हैं अपने आप को, जो कुछ भी आपके अपने माइंड को काम करना और फ़ियर्स की तरफ जो थॉट जा रहे हैं, उनसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना। आप इधर-उधर या जिस चीज़ को भी आप मानते हैं या आप थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से आस-पास अगर इतना वक़्त है, तो आप बात कर लीजिए सो दैट कि वो अटेंशन जिस थॉट पे जा रहा है, वो वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, वैसे ही आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर फियर कि आप उस चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज ना हो, तो ये ऑटोमैटिकली आपका जो है जो फिज़िकल सिम्पटम्स आप क्योंकि सोमैटिक साइकोसोमैटिक जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और बॉडी पे आ रहा है। तो जो साइकोलॉजिकल आपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, तो वो बॉडी पे नहीं आएगा। तो सारा है कि स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर पाते हैं बेटर तरीके से, वो ही आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आई लाइक टू ऐड समथिंग। हम सब्सटेंस की बात कर रहे थे तो मैम ने समझाया कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ये। सो इन एडिशन टू दैट, जहाँ तक मैंने अभी तक नोटिस किया है, ये हैबिट फॉर्मिंग कंडीशन होती है। निकोटीन, कैफीन, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो और ये जो हैबिट फॉर्मेशन है, ये सिर्फ सब्सटेंस रिलेटेड नहीं होती है, बिहेवियरल एडिक्शन में भी दिखती है। तो अभी जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास, प्रियंका मैम आपने भी देखा होगा, इंटरनेट एडिक्शन के ज़्यादा आ रहे हैं, पोर्नोग्राफी एडिक्शन के आ रहे हैं, सेल्फ हार्म एडिक्शन के आ रहे हैं अभी केसेस, मास्टरबेशन एडिक्शन के आ रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म आपके मैलएडैप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करती हैं। So you may rather want to work towards some more adaptive relaxation techniques and also understand what is the function that these coping mechanisms are serving for you in order to get rid of them also. तो यही मुझे ऐड करना था, बाकी मैम ने काफी अच्छे से समझाया है वो। थैंक यू थैंक सुरभि। जी थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बहुत एंड फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। Thank you, ma'am. Now the next question is for Surbhi, ma'am. So one of our participants is asking कि मैं कौन सी strategies अपना सकता हूँ ताकि परीक्षा से संबंधित जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसको मैं अपने परिवार पे ना निकालूं। मतलब राइट। इतना ज्यादा तो स्ट्रेस है। हाँ जी, एक तो अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इसको हमारे टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फैमिली का रोल क्या होता है एग्जामिनेशन के टाइम पे। हमारे कल्चर में स्पेशली रोल्स होते हैं जो घर पे फैमिली मेंबर्स प्ले करते हैं, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि टाइम पे खाना तो मिल ही जाएगा। हो सकता है कोई स्पेशल आपके लिए चीज़ें बनाई गई हों ताकि आप कंसंट्रेट बेटर कर पाओ। जैसे कि दही शक्कर का एक कल्चर भी है हमारे यहाँ पे। तो जैसे कोई ना कोई होगा जो आपको सुबह एग्जाम सेंटर तक छोड़ने के लिए तैयारी कर रहा होगा। तो टू अंडरस्टैंड दैट एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली फॉर यू, इट इज ऑल्सो फॉर योर फैमिली एंड दे आर देयर फॉर यू। वो आपके अगेंस्ट नहीं है। तो एक ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप समझाइए उनको भी
और उनका नज़रिया भी समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रोसेस में हम एक असर्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिए रिस्पेक्टफुली, दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए रिस्पेक्टफुली और हाफ वे मीट करने की कोशिश कीजिए। और कंग्रेचुलेशंस अगेन, अगर आप इतना सोच भी पा रहे हैं, और ये बहुत कॉमन एक चीज़ है जो देखी जाती है, एंड ये बिल्कुल मैनेजेबल है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाणी शर्मा का है। उन्होंने पूछा है कि मैं कॉलेज के हेक्टिक कोर्स वर्क और एग्जाम से वास्तव में स्ट्रेस महसूस करती हूँ और कभी-कभी मैं खोया हुआ महसूस करती हूँ, खासकर परीक्षा के दौरान, और इसमें मेरे लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाती है। तो इस स्ट्रेस एंड एंग्जायटी से निपटने के लिए क्या कर सकती हूँ? अ, देखिए लाइफ में कहीं न कहीं हम जब चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते हैं ना, अपने टारगेट्स छोटे-छोटे बनाना। क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ हैं या जो भी आप जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या चाहे आपकी जॉब है, हेक्टिक जो शेड्यूल है उससे आप बच नहीं सकते, है ना? तो आपको अगर आप प्रायोरिटाइज़ करोगे तो आपको पता होगा कि मुझे क्या चीज़ें पहले करनी है। सो उसी हिसाब से अपने टारगेट्स को सेट करें, है ना? टारगेट सेट करोगे तो आपके पास चाहे जैसे टाइम कम हो, फॉर एग्जांपल कुछ प्रिपरेशन का टाइम आपको कम मिला हो और आपका सारा का सारा टाइम जो है वो बाकी के कोर्स वर्क में ही निकल गया, है ना? तो कोर्स वर्क में अगर आपके टारगेट सेट होंगे तो आप इज़िली उनको अचीव कर पाओगे। हम क्या होता है कई बार क्या सोचते हैं कि वो तो चल ही रहा है, फिर सारी चीज़ें एक ही साथ कर लेंगे। तो जब सारी चीज़ें एक साथ करने की बारी होती है, तो आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं। अब हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल कोई सिचुएशन आ जाए या फिर आपकी हेल्थ कुछ खराब हो जाए, नो? सो वो सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो एक ही बार में सबसे पहले सारी चीज़ें करने की कोशिश ना करें, चाहे शेड्यूल हेक्टिक हो या ना हो। और रही बात आपकी चीज़ों को फ़ोकस करने की, कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सपोज़िकली कोई प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो अगर कोई पॉलिसी है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन का कोई प्रोटोकॉल है या उन्होंने कोई डिमांड की है कि इतने टाइम तक आपको ये चीज़ें करके देनी ही है, तो उसमें आपको चेंजेस नहीं कर सकते। सो हम क्या सोचते हैं हमारा मेंटल अटेंशन किस पे रहता है, ये ऐसा क्यों है? इनको और टाइम देना चाहिए था, तो हम उसमें ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, इरिटेटेड होते रहते हैं। तो हमें अपने टाइम पर और अपने एनर्जी पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या समय है, उस समय में हम क्या अचीव कर सकते हैं और अपनी एनर्जी पे फ़ोकस करना। मतलब ये नहीं कि आप ड्रेन कर रहे हो, उस स्ट्रेस में आप इतना ज़्यादा सिर्फ़ सोच-सोच के स्ट्रेस ले रहे हो कि आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और ड्रेन होगी तो आप वो भी नहीं कर पाओगे जो करना है, राइट? सो फ़ोकस अपने टाइम और एनर्जी पे कीजिए, ये नहीं कि आपको उस चीज़ों को कैसे चेंज करना है या 2-4 लोगों से बातें करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, राइट? तो जो है टारगेट्स वो आप अचीव करें और किसी भी सिचुएशन को लेके एंग्ज़ियस होना, है ना? कि आपकी ऐसा होगा तो क्या होगा? ये जो फ़ियर होते हैं कि क्या होगा? जो है वो आपको देखना है। क्या होगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट क्या है, यू नो? तो एंग्ज़ियस सिचुएशन जो है उसको प्रेज़ेंट में रह के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें सो दैट कि आपका मेंटल अटेंशन फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ना जाए। तो ये स्मॉल टिप्स हैं कि आप अपने शेड्यूल से कैसे कोप अप कर सकते हैं, उसमें बहुत ही आसानी होगी। एंड स्पेशली खाने-पीने का एंड स्लीप का ध्यान, क्योंकि ज़्यादातर जब कंटीन्यूअस स्ट्रेस रहता है, उसमें आपको अपना टाइम भी चाहिए, तो उसमें आप अपने मोबाइल में भी लगे रहते हैं, आप अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो आपको लगता है कि अपने लिए आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, यू नो टास्क बन जाती है ज़िंदगी कई बार, राइट? तो उस टास्क को क्या है कि प्रायोरिटाइज़ करोगे कि क्या पहले करना ज़रूरी है, उसको आप सेट करें सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। ओके, थैंक यू मैम। मैम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कोविड-19 के बाद अधिकांश कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है प्रिपरेटरी ब्रेक को शॉर्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, सिर्फ जस्ट 1 वीक करा गया है। हुँ। तो स्टूडेंट्स के बीच से अचानक स्ट्रेस हो जाती है, तो जिससे कि स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है सडनली। तो हुँ। इस तरह की सिचुएशन को कैसे मैनेज करें? एक पार्टिसिपेंट ने ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चंस किया है। हाँ, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने एक्सेप्टेंस नहीं है ना, एक्सेप्टेंस किस चीज़ की नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऑर्गनाइज़ेशन का प्रोटोकॉल है, यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो कोर्स वर्क है, चाहे कुछ भी उनके पास और भी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन्हें सबको पूरा करना है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, वो हमारे हिसाब से चले,
ऐसा होना चाहिए क्योंकि उनका अपना उन्हें अपनी चीज़ें देखनी होती है कि हमें मोबाइल का भी टाइम मिल जाए, घूमने का भी मिल जाए और हम अपने हिसाब से कोर्स वर्क कर लेंगे। तो एक्सेप्टेंस नहीं है और हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, यही कॉन्फ्लिक्ट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारा स्ट्रेस क्रिएट करती है। जो चीज़ टारगेट उनका टारगेट सेट है ना, हमारा टारगेट सेट नहीं है। दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि इतने टाइम में बच्चा करके दे देगा या जो करके देगा उसका ये आउटकम होगा। लेकिन बच्चे का क्या है? बच्चा सोचता है नहीं मैं इस ये हिसाब से नहीं, मैं बाद में दे दूँगा। और जैसे ही वो खुद से प्रोक्रेस्टिनेट करता है बिकॉज़ प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पर आ जाता है कि वो अपने टास्क, अपनी एक्टिविटी को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो उसको नहीं पता। वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। तो स्ट्रेस का बढ़ाने का और मैनेज करने का जो तरीका है वो अपने हाथ में ही है। तो आप ही बढ़ा सकते हैं और आप ही उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट पता होना चाहिए। बढ़ गया तो कोई बात नहीं, अगर आप मैनेज कर रहे हो और आपकी नेचर, आपकी हैबिट में ये चीज़ें डेवलप हो गई, तो आपके कितने बड़े-बड़े स्ट्रेसर्स भी लाइफ में आ जाएँ, आप इज़िली उससे निकल जाओगे। बिकॉज़ यू विल डेवलप सम कोपिंग स्किल्स, हेल्दी कोपिंग स्किल्स, राइट? या थैंक यू मैम। Now my next question is from Survi ma'am. So one of our participants is asking कि एग्जाम से ठीक पहले स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें और इसमें फूड हैबिट्स की कोई भूमिका है, कोई रोल है क्या? हम्म, मैम आप इस सवाल का अगर जवाब देना चाहें। जी। येस, फूड हैबिट का बहुत बड़ा रोल है, फूड एंड मूड। मैं हमेशा अपने सेशन में कहती हूँ अ, वो कहते हैं ना जैसा आप खाना खाएँगे वैसे ही आपका मन होगा, जैसा भोजन करेंगे वैसा मन होगा। सो बेसिकली क्या है कि फूड का इम्पोर्टेंट रोल है। हमें हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम क्योंकि स्ट्रेस होगा, एंग्ज़ायटी होती है, तो हर इंसान खुश रहना चाहता है ना? वो कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन में नहीं जीना चाहता। तो ये जो सेरोटोनिन और डोपामाइन का यहाँ पर जो खेल आता है कि हम जैसे ही कुछ इस तरह के फूड, जंक फूड या जो भी आपको पसंद है, जब आप उसको ओवर ईट करते हो या कहीं न कहीं उसको एक सॉल्यूशन बना लेते हो, खाते रह रहे हो और पढ़ रहे हो ये सब चीज़ें जस्ट टू अपलिफ्ट योर मूड। सो इससे क्या होता है कि जो आप खा रहे हैं, जो आप कंज़्यूम आपकी बॉडी कर रही है, वो उसकी क्या मात्रा है वो आपको नहीं पता। वो आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है या आपके लिए वो लेथार्जी स्लॉथ भी क्रिएट करता है ना? क्योंकि आप उस तरह की फूड स्पेशली एग्ज़ाम्स टाइम में अगर इस तरह की चीज़ों को खाएँगे, तो कहीं न कहीं वो लेथार्जी क्रिएट करेगी, फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नींद ज़्यादा आएगी। तो फूड का डेफिनिटली हेल्दी चीज़ें खाना, है ना? लाइट फूड खाना, ऊपर से ब्रेक लेके खाना। ऐसा नहीं कि एक बार ज़्यादा खा लिया और सारे दिन भूखे रह गए। नो तो फूड का एक एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करें और साथ के साथ अपने एक्सरसाइज से अपनी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज़ करें। जो खाया है वो पचाना भी ज़रूरी है। कि खाए और बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, लेटे हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो सारा दिन बच्चा क्या कर रहा है? सारा दिन बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो सारे दिन पढ़ाई करने से जो लेवल है वो उतना ही लिख के लेके आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है 5 टू 10% अगर उसके ऊपर लिख दिया। बट अगर आपकी बॉडी आप इतना ये सब चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हो और आप चाहे सारा दिन बैठ के पढ़ रहे हो, तो उसका आउटकम क्या है? अगर बॉडी ही ठीक फ़ील नहीं करेगी, तो अब क्या आपका माइंड काम करेगा, सो इस एग्ज़ाम्स टाइम में बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, माइंड को एक्टिव रखने के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर द आंसर। अगला सवाल है गौरियांश मिश्रा का। वो पूछ रहे हैं कि एग्जाम से ठीक पहले मेरे स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं और कभी-कभी मुझे चिंता, सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो मेरे डेली रूटीन को खराब कर देता है। हुँ, और मैं इस समस्या को कैसे कम कर सकता हूँ और अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? राइट। सी स्लीपिंग पैटर्न सबसे पहले समझना कि एग्ज़ाम्स के टाइम ही खराब हो रहा है, पहले से ही खराब है। ठीक है? कि हम शुरू से स्लीप हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप वो शुरू से नहीं कर रहे हो, आपकी हैबिट रूटीन में नहीं है, तो वो क्या है एग्ज़ाम आते और ट्रिगर हो जाता है। ठीक है? क्योंकि आपके पास क्या है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपके ऊपर प्रेशर है, आपको वो चीज़ें अचीव करनी है।
एंड अगर ये एग्जाम्स टाइम के दौरान होता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस का होना, मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस एक नॉर्मल रिएक्शन है कि हमें चिंता होती है कि हमें एग्जाम करना है, हमें टाइम पे उठना है। तो कई बार क्या है, यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन का रोल आता है। हम या तो चीजों को टाल देते हैं, या जैसे कुछ बच्चे कल एग्जाम है तो हम सोचते हैं कि अच्छा अपनी बाकी की जो तैयारी करनी है ना, आप अपने जो भी पेन पेपर्स जो भी आप रखना चाहते हैं, आईडी कार्ड वगैरह सुबह उठेंगे कर लेंगे। तो वो एक प्रेशर। तो स्लीपिंग में तो ये सब चीजें ना टाइम पे करने की, जो चीजें आपको पहले करनी है वो आप पहले से ही करके रखें। और स्लीपिंग में सबसे पहले मोबाइल का अवॉइडेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम यूसेज की वजह से आप पढ़ भी रहे हो तो मोबाइल पे ज्यादा पढ़ रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी जब आंखों पे आपका स्क्रीन का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उससे भी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस होगी। और स्लीपिंग के लिए जैसे मैंने बताया, वो सुबह से ही आपका रूटीन में चालू होता है कि आप अगर सुबह उठ के पढ़ाई करते हो, अच्छा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, रात में पढ़ाई करते हो, तो ऑटोमेटिकली स्लीप ठीक होगी। अगर आप सारा दिन कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ खाने पे हो और या बैठे हो, कोई बॉडी की एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है, तो वो रात में क्या आपका डर हावी हो जाता है कि कल एग्जाम है और मुझे पढ़ना है, तो अब तो टाइम ही नहीं बचा। तो आप क्या करते हो कि उस चीज में और ज्यादा आपको लगता है अब तो नींद नहीं आ रही, जब डर आया तो नींद वैसे ही गायब। तो डर को भगाना जरूरी, डर को कम करना जरूरी है अच्छी नींद के लिए, और जितना आपने लर्न किया है, जितना एग्जाम के टाइम में मेहनत करी है, उसको अपने एग्जाम्स में अच्छे से करने के लिए। और स्पेशली जो हमने अभी बात की थी, जैसे कि कैफीन वगैरह का अवॉइडेंस बहुत जरूरी है। इस तरह की चीजें लोग एग्जाम्स में कंपटीशन को बेट करने के लिए चाय पी पी के अपने एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। तो इस तरह की जो हैबिट फॉर्मिंग चीजें हैं उसको अगर अवॉइड करें तो काफी अच्छा रहेगा फ्यूचर में आपके लिए। थैंक यू मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स का ही है। उन्होंने पूछा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो आजकल बन रहे हैं, मेरे और मेरे माता पिता दोनों के लिए स्ट्रेसफुल है। कभी कभी यह स्ट्रेस एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा कर देता है, क्योंकि मैं खुद को माता पिता की एक्सपेक्टेशन और कोचिंग के डिमांड के बीच फंसा हुआ पाता हूँ। तो इस स्ट्रेस से निपटने और बैलेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बच्चा बिल्कुल सही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ये होता है। मैंने जैसे अभी बताया ना कि बच्चा तो खुद प्रेशर ले ही रहा है, प्लस क्या है कि वो जिस फैमिली जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहां भी एक प्रेशर है, क्योंकि उनका भी वही सेम प्रेशर है जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि बच्चे के नंबर कम आ जाए तो वो क्या बोलेंगे, बच्चे के नंबर कम आए तो एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। बच्चे का नंबर कम आ गया तो फिर कहीं ना कहीं हमें जवाब देना पड़ेगा, उनका एक सोसाइटल प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ये बच्चा भी ले रहा है और फैमिली भी ले रही है। यू नो एग्जाम्स को ऐसे देखना कि एग्जाम्स प्रूफ करने के लिए नहीं होते हैं। आप एक इंडिविजुअल के प्रूफ करने की चीज नहीं है एग्जाम्स। एग्जाम्स जो है आपकी सीखने की चीज है कि आपने जितनी कुछ भी पढ़ाई की है वो आप जब एग्जाम दे रहे हो तो उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा। यू डोंट हैव टू प्रूव टू एनीवन कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, या मैं आपसे कितना ज्यादा वो कर सकता हूँ। तो ये जो प्रेशर है उसको कम करें, बच्चे को मोटिवेट करें, एनकरेज करें कि जो कुछ भी पढ़ रहे हो बस अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करो, और जो हार्डवर्क करना है वो उसको करो और एनकरेज करो। क्योंकि तभी ऐसा होता है कि जिन बच्चों पे प्रेशर ज्यादा होता है, मार्क्स का हो, पढ़ने का हो, कंपैरिजन हो, कंपटीशन का हो, जैसा कि आप बोल रहे हो, तो ऐसा बच्चा अगर फेलियर उसे मिलता है तो वो बच्चा डिप्रेशन में आता है, क्योंकि जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस जो प्रेशर था उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई। तो हम बच्चे की जो अच्छी एनर्जी है उसको भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करके, है ना, एनकरेज ना करके उसको हम डिमिनिश कर रहे हैं। राइट। सो ये मोटिवेशन और एनकरेजमेंट से है, और फैमिली को भी उतना ही सपोर्ट करना जरूरी है। फैमिली ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, उनके खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना। राइट। उनको एक माहौल, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना जिससे बच्चे के दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा क्रिएट ना करे। नेगेटिविटी जहां पर ज्यादा कंपैरिजन और हर कोई टोकने वाला हो, तुम ये नहीं करते, तुम पढ़ नहीं रहे हो, उन उन लोगों से दूर रखना, है ना। तो इस तरह का स्पेस बनाना जरूरी होता है, और दोनों ही अगर ऐसा ही स्पेस अपने अपने लिए बनाएंगे, ये इंडिविजुअल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। तो अगर आप दोनों ही अपने लिए ऐसी मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम से आप बेट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा अगला सवाल है सुरभि मैम से। तो हमारे एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि मैंने पहले कभी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल मदद नहीं ली है और मदद मांगने में मुझे शर्म महसूस होती है।
तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जो एक नकारात्मक सोच है, एक जो स्टिग्मा अटैच्ड है, उसको दूर करने के लिए और अपने परिवार से, अपने दोस्तों से एक सपोर्ट हासिल करने के लिए कुछ मददगार स्ट्रैटेजीज़ अगर आप बता सकें? तो ये जो दिक्कत है, मेरी आवाज़ आ रही है? तो ये जो दिक्कत है ये सोसाइटी के लेवल पर है, ये हम और आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस तो नहीं कर पाएँगे। बट हम बहुत हार्मलेस लोग हैं, हम इतने कोई डरावने नहीं हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम जब हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ एक कंटिन्यूअम पे होता है। अम इल हेल्थ भी होता है और एक बहुत अच्छी हेल्थ भी होती है। और जो हम सब हैं, वो हमेशा इस कंटिन्यूअम पे या तो एक साइड पे भी हो सकते हैं, दूसरे दिन दूसरे साइड पे भी हो सकते हैं। और एज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम सबके साथ काम करते हैं इस कंटिन्यूअम पे। तो अगर तबीयत ज़्यादा खराब है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तब आप इतना नहीं सोचते हैं कि किसी और को क्या लगेगा कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है। आपको मदद चाहिए इसलिए आप मदद फिर लेते भी हैं। सो कहीं न कहीं आपको अपना एटीट्यूड को भी अ, पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि मेरी क्या अपनी सोच है। फिर उसके बाद हम आगे देख सकते हैं अच्छा बाकी क्या सोचते हैं इसके बारे में। अ, मेरी तरफ से इतना है। थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे एक पार्टिसिपेंट का कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे हार्ड वर्क पर ध्यान नहीं देता है या उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। मैं इस तरह की भावनाओं से निपटना चाहता हूँ, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? ये भावना सबके साथ ही बहुत बड़ा चैलेंज है, सेल्फ एस्टीम का कनेक्शन है। यस मैम। क्योंकि इसको आप किस तरीके से देखते हैं ये बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई एप्रिशिएट करेगा आपके हार्ड वर्क को। और जब आप लोगों का अप्रूवल ढूँढते हो, है ना? कि हमारे हार्ड वर्क का अप्रूवल मिलता रहे, तो आप ऑटोमैटिकली अपने सेल्फ एस्टीम के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हो। व्हाटएवर यू आर डूइंग, मतलब आपके एफर्ट्स आपको पता है। आई नो हम लोग को हर किसी को अप्रिसिएशन की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिसिएशन में जो सबसे पहला हमारा जो इनिशियल एक सपोर्ट है या जो हमें ये सब चीजें करता है हमारे लिए, वो है हमारी फैमिली। आपका फैमिली के साथ रेपो कैसा है, फैमिली का आपके साथ रेपो कैसा है, ये डिपेंड करता है। मतलब घर का माहौल क्या है। और आप हार्ड वर्किंग हैं, आप हम किससे अप्रूवल सीख कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। हम फ्रेंड से कर रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर से कर रहे हैं, हम अपने बॉस से कर रहे हैं, हम अपने कुलीग से कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या मैं अपने हार्ड वर्क को सेल्फ अप्रिशिएट कर रहा हूँ, खुद में कर रहा हूँ कि मैंने किया। और अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली को दिखाई दे रहा है ना? वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर सपोज़िंगली वो भी, कई बच्चों का ये भी सवाल होता है कि फैमिली में भी कोई एप्रिशिएट नहीं करता, है ना? कोई तो एक होगा जो आपके हार्ड वर्क को कहीं न कहीं पहचानेगा, हो सकता है आपके टीचर पहचाने। तो आपको उस इंसान को पकड़ना है जो आपके हार्ड वर्क को आपसे जब भी मिलता है, जब भी आप मिलते हो, वो आपके बोलने पे नहीं, वो आपको ऐसे ही एप्रिशिएट, मोटिवेट करता है। मोटिवेट जो करे, आप सिर्फ उसके साथ अपने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उस सराउंडिंग में रखें जो आपको मोटिवेट करता है। राइट? तो ये हार्ड वर्किंग का जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स आना बहुत नॉर्मल है। जब हर्ट फील करते हो तो इस तरह की फीलिंग्स आएँगी। लेकिन इस फीलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंसान जो आपकी लाइफ में है, उससे आप बात कर लीजिए, क्योंकि फीलिंग्स को सप्रेस करना ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। जब आप उस पॉजिटिव इंसान से बात करेंगे, वो ऑटोमैटिकली आपको पॉजिटिव कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी बातें बताएगा कि आप उस फीलिंग से निकल जाओगे। तो ज़िंदगी में यस कहते हैं ना कि कहीं न कहीं एक मेंटर ज़रूर होना चाहिए या ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जो आपके हर नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव के साथ आगे रास्ता दिखाने के लिए आपके साथ हो, राइट? तो इस तरह के माहौल में रहना ज़रूरी है अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए। थैंक यू थैंक मैम। थैंक यू मैम, ये काफ़ी हेल्प करेगा काफ़ी लोगों को, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा लगता है कि हमें एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। जी। मेरा अगला सवाल है सुरभि मैम से। तो हमारे एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि एकेडमिक चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के लिए एक रेज़िलिएंट माइंडसेट, एक सहनशील मनोवृत्ति को कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो एक पॉजिटिव हुँ, माइंडसेट कैसे करें? हुँ। ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी जनरली कैसी है। सो
हम एनकरेज करते हैं कि हार्डी पर्सनैलिटी होना चाहिए, जिसके अंदर आप कमिट कर पाएँ अपने गोल्स पे, एक एक कंट्रोल रख पाएँ आप उन गोल्स पर, और तीसरा आप एक स्ट्रेसफुल इवेंट को चैलेंज की तरह देखें, ना कि क्राइसिस की तरह। तो जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, तो अ, पूरे दिल से काम की करिए जो भी काम करते हैं। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ़ मेहनत होती है। दूसरी चीज़, कंट्रोल की बात करें तो आप स्मार्ट गोल्स बनाइए। स्मार्ट गोल्स का मतलब कि जो स्पेसिफ़िक हो, मेज़रेबल हो, एक्शनेबल हो, रियलिस्टिक हो, और टाइम बाउंड भी हो। तो पूरे प्रोसेस में आपके जो भी गोल्स हैं, इसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। राइट फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट, मिड असेसमेंट भी, और फाइनली कि मैं कितना रेडी हूँ एग्ज़ाम से पहले या नहीं। आप जितना रियलिस्टिक रहेंगे उतना बेटर भी है, ताकि फिर योर रिज़ल्ट इज़ नॉट सरप्राइजिंग एनीमोर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम क्राइसिस या चैलेंज की बात करें, इट इज़ ईज़ियर टू tackle a stressful event if you see it as a level up to what you already know. So if you see it as a challenge and not as a crisis, you're better prepared to handle it also. Yeah. थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन उस्मान जी का है, उन्होंने एक जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं वो, और उनका क्वेश्चन है कि लिमिटेड टाइम में एक्सटेंसिव सिलेबस को कवर करना एक चैलेंज क्रिएट करता है, जिससे कि स्पेसिफिक टाइम में सिलेबस का कंप्लीट ना होना, जो कि स्टूडेंट्स को स्ट्रेस बढ़ाता है। तो इस तरह के सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, यस, ये ना कई बार होता है, ये संभावनाएं बनती हैं कि आपके पास टाइम लिमिटेड है और उसमें आपको वो जो भी आपका टास्क है वो आपको कंप्लीट करना है। तो आपका सिर्फ जो फोकस है, जो कंप्लीट करना है, एक्चुअली क्या होता है जब हम इधर-उधर के डिस्ट्रैक्शंस जो हमें नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जब हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं ना, तो हम जो अटेंशन अपने उस टास्क पर लगा रहे हैं, जो हमें उस स्पेसिफिक टाइम में पूरा करना है, उसके साथ-साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होती है। हमारे डर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। तो जितना आप स्पेसिफिक टाइम में कर पाएँगे, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, फोकस ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। फोकस उस पे मत करें जो हम बदल नहीं सकते। बदल क्या नहीं सकते? हम उस टाइम पीरियड को नहीं बदल सकते जो हमें लिमिटेड टाइम मिला हुआ है। जो हमारे लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा है कि काश और टाइम होता। जैसे बोला ना मैंने कि लैक ऑफ इनएडिक्वेट टाइम, कि हमारे पास समय ही नहीं है ना? तो उस चीज में अगर टाइम पे इतने टाइम में जितना हो पा रहा है, जो आपकी एनर्जी है जिसको कंज्यूम करके रखना है, ठीक रखना है, उसमें आपकी अदर एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं। तो लाइट रहे, माहौल पीसफुल रहे, खाना-पीना, सोना आपका ठीक रहे और नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से बचें। एक ये भी प्रेशर होता है, अरे टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा। व्हेन बार-बार जब आप इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग एंग्जायटी, है ना? क्योंकि हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, टाइम नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये ऑटोमैटिकली स्ट्रेस वाले हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है और आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? वो नेगेटिव हो रही है, इंटरनल एनर्जी, है ना? तो आप इस चीज़ के रिपिटिशन से बचें और जो है कई बार ऐसे चैलेंज जो आते हैं, देखिए उसको हमें करना तो है ही। उस टाइम कोई ऐसा इंस्टेंट रेमेडी नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि वो चैलेंज बदल जाएगा। राइट? तो उस चैलेंज को अच्छी तरीके से निभाने का तरीका है अपनी एनर्जी को नेगेटिव होने से बचाएं, चाहे वो आपके खाने पीने के तरीके से हो या नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से हो या इंटरनल सेल्फ जो थॉट्स होते हैं, सेल्फ टॉक जो हम अक्सर अपने आप से ही मन में बातें करते रहते हैं, तो अगर वो नेगेटिव बातें हो रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। तो इन चीजों को अगर बॉडी और माइंड को सही रखेंगे तो जितना आप किया है आप उसको बखूबी अपना एग्जाम्स में निभा पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, इट विल बी वेरी हेल्पफुल हमारे जो भी पार्टिसिपेंट ने ये सवाल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता झाखड़ जी का। वो कह रही हैं कि छात्रों को किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से राहत देने के लिए आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए? ये एक पेरेंट है और इनका ये सवाल है। देखिए, हम लोग अक्सर ये ना शेड्यूल पे जब फिक्स हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए अपने आप ही एक एंग्जाइटी, एक टास्क बन जाता है, रूटीन। कई बार होता है कि वो, मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ने का टाइम बनाया और सपोजिंगली आप 9 बजे लेट हो गए,
किसी भी रीजन से कोई आ गया या कोई भी, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ गया, ओहो मेरा 1 घंटा कम हो रहा है, खराब हो रहा है, यू नो। आपको जो नेसेसरी चीजें हैं एग्जाम्स टाइम्स में जो स्ट्रेस को मैनेज रखती हैं वो करनी जरूरी है। बच्चा पढ़ाई करेगा, उसको जो टाइम दे रहे हैं, जो आपने रूटीन उसने बनाया है अपने लिए, मतलब जो उसने टास्क सेट किया है कि मुझे ये चीजें इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, या जैसे पहले मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, 2 दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, लेकिन 2 दिन के वो सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है ना, कि बच्चा वो जो कांस्टेंट पढ़ रहा है उससे भी तो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, यू नो, ही इज टेकिंग बर्डन। अब वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और क्या एक्टिविटीज हैं। तो जैसा कि अभी हमने ये पीछे कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि शेड्यूल कोई फिक्स नहीं है, आपको बस प्रायोरिटाइज करना है कि आप इतना टाइम उसमें पढ़ाई करेंगे, और कॉन्स्टेंटली पढ़ाई नहीं, बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। जो कंटिन्यूअस होता है ना कि आप पढ़ ही रहे हो 2-3 घंटे से बढ़ के, और बीच में कोई ब्रेक, छोटे ब्रेक नहीं ले रहे हो, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और माइंड पे काफी टोल पड़ता है। छोटे ब्रेक्स लो, ब्रेक्स में अपना थोड़ा सा मूड चेंज कर लिया, घर में किसी से बात कर ली, थोड़ा सा कुछ खा पी लिया, यू नो, थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ज्यादा नहीं तो ब्रेक करके पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करने से बचें, और जो अपना मूड है उसको अपलिफ्ट करने के लिए अच्छा खाना खाएं, अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, उससे अगर आपका मूड ठीक रहेगा तो आपकी तो आधी समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपके मूड से कनेक्टेड है। एंजाइटी आपका मूड को डिस्टर्ब करती है, डिप्रेशन आपके मूड को डिस्टर्ब करता है, तो मूड को अगर नेचुरल वे में अगर आप चीजों से सही रख रहे हैं तो व्हाई नॉट, नो। तो शेड्यूल में जो भी आप मॉर्निंग से आप बना रहे हैं उसमें ब्रेक्स के साथ इन चीजों को अडेप्ट करते हुए और आप एक हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। सुनीता जी की क्वेरी आंसर हो गई होगी। अब अगला सवाल मेरा सुरभि मैम से है। ये मिस रश्मि का सवाल है जो कि एक पेरेंट है और ये पूछ रही हैं कि बच्चे के लिए इस स्ट्रेसफुल माहौल का सामना करने के लिए एक शांत वातावरण कैसे बनाएं? एक एम्बिएंट एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए बच्चों की प्रिपरेशन के लिए? हम्म। वातावरण से पहले ये बातचीत बच्चे से भी होनी चाहिए कि उनके लिए क्या मिसिंग है अभी वातावरण में। तो उनकी प्रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी है कि वो वो अपने रूम में क्या चाहेंगे, शांति कैसे बनाना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे से कि अम, क्या वो 60% के लिए ही काम कर रहे हैं अभी, और अगर 60% के लिए काम कर रहे हैं और 60% ही आते हैं, दैट इज स्टिल 100. So to not stress a lot over grades also is very important. To understand at what level your child is functioning is the way forward. Have these open conversations with your child wherein they tell you that I need so and so. As far as creating an ambient environment is concerned, आप कोशिश करें कि जहाँ पे बच्चा पढ़ाई करता है वो सेक्शन अलग हो उस जगह से जहाँ पे वो सोते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, क्योंकि जो भी हैबिट डेवलप होती है वो आपके एसोसिएशन से डेवलप होती है। अगर बेड पे बैठ के काम करते हैं या बेड पे ही सारी चीज़ें होती हैं तो एक कन्फ्यूजन भी रहता है, आप इमिडिएटली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप ये खुद नोटिस करिएगा, अगर आपका एक स्टडी टेबल है और आप वहीं पे जाके पढ़ते हैं तो आपका जो अटेंशन और जो कंसंट्रेशन है वो भी क्विकर हो जाता है, एज इन आपको ज़्यादा आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम रहती हैं उस प्रोसेस में। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बाकी डिस्ट्रैक्शंस कम रखें कि अगर फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं तो उसको थोड़ा मॉनिटर करिए। रूटीन में रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैम ने भी बोला कि आपका एक सेट पैटर्न होना चाहिए कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे मील को एक्सपेक्ट करते हैं, कितने बजे आप खेलना एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी कब एक्सपेक्ट करती है ये चीज़ें। तो रूटीन में अगेन रहना बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैम ने बोला एक न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी हों, ये बहुत ज़रूरी है। Thank you so much, ma'am. Now the next Thank question Rishabh will take.
थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्मय जी का। उन्होंने पूछा है कि बच्चे को स्क्रीन जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का बहुत ज्यादा एडिक्शन है, बट 10th बोर्ड उसका ना पास में है, तो उसको एक नर्वसनेस है उसके अंदर, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, एडिक्शन वर्ड आता है ना, तो ये अपने आप में नेगेटिव कर देता है। हम बार-बार कि तुम एडिक्टेड हो गए हो, तुम हर टाइम फ़ोन में लगे रहते हो, है ना? तो बच्चा जो है आजकल, बच्चा क्या बड़े भी, क्योंकि हमारा क्या हो गया है, ये अब्यूज़ का पैटर्न बन गया है कि हर चीज़ मोबाइल पे अवेलेबल है। अब यहाँ जहाँ बच्चे को हमें रोकना है, तो ये एकदम से जब आप रोकने जाओगे, जैसे क्या है कि कोई भी इंसान जब एडिक्टेड है और उससे उसका वो सब्सटेंस या वो जो बिहेवियर जिस पे वो एडिक्टेड है, उसको विथड्रॉ करोगे, तो उसको कुछ ना कुछ फिज़िकल या साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स होंगे। तो जब आप ऐसे आपने नहीं रोका और आप एग्जाम टाइम में रोकोगे, तो वो उसका जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है वो बहुत क्लियर दिखेगा और बच्चा जिस पे फोकस करना है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसकी प्लानिंग जो है वो पहले से ही उसको प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि अब उसके एग्जाम्स सपोजिंगली बोर्ड के एग्जाम्स हैं और मार्च में है, तो ये नहीं कि हम उससे मार्च में ही जब एग्जाम्स आने वाले होंगे तो मोबाइल लेंगे। इसकी प्रिपरेशन पहले से, सो दैट कि उसका बॉडी और माइंड स्टेबल हो जाए, है ना? उसको उसके बिना रहने की थोड़ी-सी आदत डेवलप हो जाए। उसका स्क्रीन टाइम आप कम करेंगे, बच्चा अपनी जब आप उसको एजुकेट करोगे, क्योंकि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हर टाइम उसको कमेंट करके, टोंट करके बोलना। आप उसको कि उसका क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि एजुकेशन मिसिंग है कहीं न कहीं, जो हम बच्चे या फिर जो हम लोग बहुत ज़्यादा कंपल्सिवली यूज़ करते हैं, वो हमें पता ही नहीं है कि हम उसमें कहाँ ट्रैप होते जा रहे हैं। तो इसका पहले से ही ध्यान रखें। और जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, तो बच्चे को, जैसे मैंने एनर्जी बोला, क्योंकि जो हर टाइम इंस्टेंट सॉल्यूशन की एक रहता है ना, बच्चा क्या है मोबाइल पे भी क्या करता है, अभी कोई उसने कुछ पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, अब उसको लगता है नहीं इससे अच्छा कुछ और कोई बता देगा, है ना? तो वो कंपल्सिव सीकिंग कि कोई और आसान तरीका होगा, कोई और आसान तरीका, तो बच्चा फिर उसमें ट्रैप हो जाता है। तो वो भी कहीं न कहीं वो अपने जो फ़ोकस है उससे डाइवर्ट हो रहा है। नो, तो स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए पहले से ही प्रिपरेशन, बच्चे के शेड्यूल में थोड़ी देर के लिए एक मोबाइल का रखें, स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स टाइम, जो भी आपके एग्ज़ाम पास है, और वो भी एक सिर्फ अगर वो मूड रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर कहीं न कहीं उसको अगर कुछ चीज़ें सर्च करनी है, नॉट एवरी टाइम। मोबाइल को जितना अपने से थोड़ा-सा दूर रखें वो ही अच्छा है, क्योंकि वो पास भी रहता है तो आप देखोगे कि डिस्ट्रैक्शन एक अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है। उसपे ज़रा-सा कुछ नोटिफ़िकेशन आया और एकदम दिमाग उधर डाइवर्ट होता है। तो उस टाइम में डाइवर्ट होने वाली जो चीज़ें जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उससे कंप्लीट एब्स्टिनेंस। देयर इज़ नो इफ बट, उसमें आपको एब्स्टेन करना पड़ेगा। तो ऐसे आप उस डिस्ट्रैक्शंस को अलग करके, और स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और साथ के साथ क्या है कि स्क्रीन टाइम के बढ़ने के जो हार्मफुल रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसको शुरू से ही अगर एजुकेट फैमिली करती रहेगी कि क्या होगा, एग्ज़ाम्स टाइम में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और अगर ये नर्वसनेस वगैरह जो हो रही है उस टाइम पर, उसको डील करने के लिए आपको फर्स्ट अपने माइंड को, माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है कि वो कुछ टाइम की ही बात है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो। और उसके साथ-साथ अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो शेयर कर देना, एक्सरसाइज़ करना, खाना-पीना, ये रूटीन हेल्दी रखोगे तो ये सब फीलिंग्स जो है वो ऑटोमैटिकली कोप अप कर पाओगे। राइट? थैंक यू मैम। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि स्क्रीनिंग टाइम का इश्यूज आजकल सबके साथ हो रहा है और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस बना हुआ है आज के समय में, खास जी। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बीच में। मैम, हमारे बीच में एक पार्टिसिपेंट हैं गौरयांश मिश्रा, वो ऑनलाइन आकर के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि उनको अलाउ जी। करें सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा नाम गौरयांश मिश्रा है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं पढ़ता हूँ तो दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हुँ। और एग्ज़ाम टाइम की तो बात तो अलग है, वो उसमें नहीं होता है, लेकिन पढ़ते समय हो जाता है ये। जैसे पढ़ने बैठा, 3 घंटे का टाइम लेके बैठा, 3 घंटा मैं पढ़ूँगा, फिर आखिरी में वो 2 घंटा हो जाता है, फिर लगता है कि अब ब्रेक ले लूँ मैं। ब्रेक मुझे लगता है 20 मिनट का लेना चाहिए, लेकिन हो जाता है वो 1 घंटा हो जाता है। तो उसको मैं अपने सिटिंग टाइम को कैसे इंक्रीज़ कर सकूँ और अपने ब्रेन को कैसे सेंटर्ड कर सकूँ अपने स्टडीज़ की तरफ। और ओके। जो मेरी जो जैसे मैं जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं ज़्यादा समय तक
अपने माइंड में रिटेन करके रख सकूं, ताकि मैं कहीं भी कोई भी पूछ ले तो मैं उसका जवाब दे सकूं। ये मेरा क्वेश्चन। ओके। देखो गौरांश, आपका थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि आपने लाइव इस तरीके से ज्वाइन करके, और शायद ये बड़ा एक बहुत ही नेचुरल वे में जो चैलेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं मतलब ड्यूरिंग आवर एग्जाम्स टाइम, तो ये आपने जो सवाल किया है ये बहुत लोगों का सवाल है। देखिए, स्ट्रेस 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 लाइफ में हर टाइम स्ट्रेस है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ बात होती है मैनेजमेंट की, है ना। तो प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए हानिकारक है। अब प्रोलॉन्ग कैसे है, जरूरी नहीं है आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है आपकी जिंदगी में और स्ट्रेसेस हो, है ना। हो सकता है छोटी मोटी बातें हों, पहले की चीजें हों, परिवार से जुड़ी हों, कहीं से भी जुड़ी हों, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चल रही हैं। अब जब आपका टाइम आया फोकस करने का, क्योंकि वो स्ट्रेसेस जो हैं वो तो ऐसे आपका दिमाग में चलते भी रहे, या आपने इधर उधर कुछ काम किया, आप भूल गए, अवॉइड हो गया, जैसे भी हुआ, लेकिन जब आपका फोकस करने का टाइम आया तो वो सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाती हैं, राइट। दूसरी चीज है कि इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। होता है ना कि जो टाइम की बात है, आपने टाइम सेट की, एक होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम टाइम में, अब आपने कोई टाइम सेट किया और आप उस टाइम को स्टे नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपने कहा 3 घंटे पढ़ना है तो मैं 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, तो वन कि मैं ये 1 घंटे का जो टाइम इधर उधर कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में देख लूंगा या पहले उठ जाता हूँ, इसमें पहले मुझे समझना जरूरी है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो एग्जाम है, वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोबारा दे दूं? क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि कोई बात नहीं, एग्जाम्स में मार्क्स ठीक है नहीं ज्यादा आएगा, मैं चल जाएगा, है ना। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 1 मिनट, जी। ये कभी-कभी इसलिए इसलिए भी हो जाता है, जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स ही लगा रहा हूँ या जी। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ, हम्म। पहले मेरे क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो मन करता है कि और लगाते हैं और लगाते, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब फोड़ दूंगा मैं, हो जाएगा। फिर आखिरी में एक क्वेश्चन आ जाता है जो नहीं निकलता है, फिर हाँ, मन करता है कि अब ये सब्जेक्ट छोड़ो, कुछ और करते हैं। हाँ, मैंने ये पॉइंट बोला था कि हम प्रोक्रेस्टिनेट तभी करते हैं जब हमारे सामने एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। अब आपने 2 किए तब तक तो इंटरेस्ट बना रहा, जैसे ही थर्ड आया और मुश्किल हुआ तो हम मुश्किल चीजों में भागते हैं। हमने हमने अपना 2 नहीं देखा, हमने वो 1 देख लिया जो हमसे नहीं सॉल्व हुआ, तो हमने बुक छोड़ दी, है ना। तो क्या है कि हमेशा ना जो आता है, जो अचीव कर पाते हो उसको करो, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस उस तरीके का उस लेवल पे हो जाएगा कि एक आधा आपको नहीं भी आता होगा ना तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो तरीका है ये हर किसी की लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हम सबसे पहले क्या होता है ना, चैलेंजिंग टास्क उठा लेते हैं, जो डिफिकल्ट वाला होता है कि पहले इसको फिनिश कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है, जो छोटे छोटे हैं वो हुआ नहीं तो हम वैसे ही उस चक्कर में परेशान हैं। तो आपको जो आता है उससे उससे अपना मोटिवेशन, पहले मोटिवेशन सस्टेन करो। कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है, यू नो। वो 3 घंटा 2 घंटे वाली जो आप बात बता रहे हो, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में मोटिवेशन डिसबैलेंस होता है। तो मोटिवेशन को सस्टेन करने के लिए जो आता है उसको करें पहले। और आपने कहा कि एग्जाम टाइम में जैसे चीजों को मेमोराइज कर पाना, है ना, याद रख पाना और ये सब, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ना रूटीन जरूर अपनी लाइफ में रखें, सिर्फ एग्जाम टाइम में नहीं, इन जनरल भी अपने लिए। तो वो अगर रहेगा तो इससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही हेल्दी रहेगा, और ये इनकी इंटेंसिटी जो है ये कम हो जाएगी, स्पेशली ड्यूरिंग टास्क जहां पर कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी जी। यहाँ पे। हम्म। गौरांश, अगर कहीं पे हम सक्सीड कर रहे हैं और कहीं पे अगर हम फेल भी कर रहे हैं, तो फेलियर्स भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे लिए कि कहाँ कहाँ पे कमी है। तो अगर जहाँ जहाँ पे कमी आ रही है आपके लिए, तो अपॉर्चुनिटी है कि उधर और ज्यादा काम किया जाए। तो आई सी इट एज अ गुड साइन कि आप इतना काम कर पा रहे हो, और जहाँ जहाँ पे आपको शॉर्टफॉल हो रही है आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम जो अटेंशन है ये बिल्ड कर सकते हैं, वो होता है रिवॉर्ड से भी। जैसे मैम ने बोला कि जो आसान चीजें हैं, क्या हम उससे शुरू करें पहले, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी है, अटेंशन स्पैन लिमिटेड होता है, कोई भी 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता है।
तो 40 मिनट का आप एक सेशन रखें, फिर थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर दूसरा सेशन रखें और इवैल्यूएट करें आप पूरे प्रोसेस में खुद को कि मेरे पहले जो मेरा सेशन था उसमें मैंने कितना अचीव कर पाया, क्या मैंने सेट किया था, सो दैट यू आर मोर रियलिस्टिक अबाउट दिस। और जैसे मैम ने बोला कि पॉजिटिव्स को मिनिमाइज मत कीजिए, उनको भी अपने पर्सपेक्टिव में रखिए कि कहाँ-कहाँ मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, कहाँ-कहाँ पे मुझे कमी आ रही है, and this will definitely help you in taking the exam later. You will be more informed and realistic about your expectations then. Thank you so much, Priyanka ma'am and Surbhi ma'am. And thank you so much, गौरयांश, आपने हमें जॉइन किया और अपना सवाल पूछा। अ, अब हम इस वेबिनार के अंत की ओर आ गए हैं। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो और हम आपकी समस्याओं को एड्रेस कर पाए हों। परीक्षा का दबाव एक आम समस्या है और इसे मैनेज करना संभव है। आज हमने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आप परीक्षा के दबाव को कम कर सकते हैं। इसमें शामिल है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, क्लियर करें और उन्हें छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड करें। अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाएँ और उस पर टिके रहें। रेगुलर ब्रेक्स लेते रहें और समय से आराम करें। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आपको लगता है कि परीक्षा के दबाव को मैनेज करने में आप अकेले सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की सलाह ले सकते हैं। एक बार फिर आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much. थैंक Thank यू, थैंक यू।